हेलो दोस्तों, सुपर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी को दृष्टि के क्विक बुक से कवर करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला चैप्टर। तो इसमें है पृष्ठभूमि। तो इसमें भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तो संविधान के गठन का पहला प्रस्ताव स्वराज पार्टी द्वारा रखा गया था और व्यक्ति पूछे तो एम.एन. रॉय 1934 में। फिर उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की गई थी। तो आधिकारिक मांग की गई थी 1935 में। फिर 1938 में देखते हैं नेहरू जी के द्वारा संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की गई थी। तो ये 1938 में की गई थी दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही जो हमारा स्वराज पार्टी का जो है था, जो नेहरू का था प्रस्ताव, यही 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। लीग के द्वारा पाकिस्तान के मांग के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया था। फिर देखते हैं संविधान सभा का गठन। तो इसमें देखते हैं कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंशतः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा कहा गया। तो 3 सदस्य देख लीजिए कैबिनेट मिशन था। तो ये इसमें 3 व्यक्ति थे। लॉर्ड ये हैं, लॉरेंस हैं, क्रिप्स हैं और अलेक्जेंडर हैं। अब आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत देशी रियासतों और राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था थी। तो ये देख लीजिएगा, ये पूछ लेगा कि सामान्यतः कितने लाख की जनसंख्या पे, तो 10 लाख की जनसंख्या पे 1 सीट की व्याख्या थी। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों में 296 सीट वाले देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश सरकार के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों में से एक को किया जाना था। फिर प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख, मुस्लिम के अलावे उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। नेक्स्ट है प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से सामुदायिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। फिर देखते हैं संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त, ये देख लीजिएगा डेट पूछा है, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 अन्य सीटें छोटे समूहों को प्राप्त हुई। फिर देखते हैं संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। अब देखते हैं संविधान सभा की कार्यविधि। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो ये डेट देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में
प्रथम अधिवेशन में सामान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग के द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया। तो प्रथम जो संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और लीग ने इसका बहिष्कार किया था। फिर इसका दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया। सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। फिर आइए देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक रचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें हैं: भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में हैं या दोनों से बाहर, ऐसे क्षेत्र जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते थे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में या दोनों से बाहर क्षेत्र से हैं। भारत नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानून की समानता, विधि के समक्ष विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास रहेंगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। ठीक है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे कब स्वीकार कर लिया गया। तो 22 जनवरी और 1947 को, और इसी दिन झंडा को भी, राष्ट्रीय झंडा को भी स्वीकार किया गया था। अब देख लेते हैं एक छोटा सा ब्रैकेट में जो छूट गया था, संविधान सभा। तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष एच.जी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन। तो इसमें देख लेते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इसमें कुछ नहीं, आगे देखते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। तो संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित या ग्रहण किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से, तो ये डेट रखिएगा, 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया और पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, मई 1952 में अस्तित्व में आई। फिर नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य और समितियाँ। तो इसमें जो संघ समिति थी, नेहरू जी थे,
अध्यक्ष उसके। संघीय समिति के भी नेहरू जी थे। संघ से संबंधित जो भी समितियां थी उसके नेहरू जी थे। प्रांत से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप से अंबेडकर जी थे। मूल अधिकारों अल्पसंख्यक से सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दो से थे। प्रांतीय समिति से भी थे और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समिति से भी संबंधित थे यही पटेल जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मूल अधिकार उप समिति कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन से? तो एच.सी. मुखर्जी थे। और प्रक्रिया नियम समिति तो राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति तो नेहरू थे और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद थे। छोटी तो आइए देखते हैं, कुछ छोटी समितियां भी थी, ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति जो थी जेबी मावलंकर थे। जेबी मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कार्य संचालन समिति डॉक्टर ए.के. मुंशी थे और सदन समर्पित पट्टाभी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 29 अगस्त बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अब देखते हैं प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, तो इसमें भी 7 सदस्य थे। तो इसमें देखते हैं प्रारूप समिति के सदस्य। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन. गोपालाचारी एंकर भी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और फिर देखते हैं एन. माधव राव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पर दे दिया था। तो एन. माधव राव और टी.टी. कृष्णामाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात इसका जगह लिया था। तो आप याद रखिएगा कि 3-4 तो भगवान कृष्ण का ही नाम है इसमें, जैसे कि गोपाल कृष्ण और मुंशी, ये माधव और ये भी कृष्ण से ही नाम थे। सिर्फ एक नाम आपको अलग दिख रहा है, वो भी ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं। तो याद रखने का नाम ये एक सरल तरीका है। नेक्स्ट है तृतीय वाचन के दौरान ही अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान होने 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दी जाती है। भारत के संविधान का पिता समझ ही रहे हैं अम्बेडकर जी हैं, तो आधुनिक मनु की संज्ञा इनको दी जाती है। अब देखते हैं संविधान की, ये कुछ संविधान सभा के वाचन हैं, तो इसको देख लीजिए। जैसे प्रथम वाचन तो ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। फिर द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, अब ये देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान। आपको पता ही है कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। इसके संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग भी जोड़े गए हैं, जैसे भाग 4 क। तो इस 4 क को जोड़ा गया था मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 14 क
अधिकरण है प्रशासनिक अधिकरण, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। और 9 का जिसमें नगर पालिकाएँ हैं, ये भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। और 9 ख सहकारी समितियाँ, ये तो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और फिर नेक्स्ट है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निरस्त, ये मतलब जो भाग ख के राज्य थे उनको निरस्त कर दिया गया। अतः अब कुल भागों की संख्या 25 है, तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि और इसके अतिरिक्त जैसे लिखित होने के साथ या मतलब इतने आर्टिकल्स हैं, इतने भाग हैं, इतनी अनुसूचियां हैं, जिससे हमारा संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके अलावा भी कुछ रीजन है जिसमें कि विभिन्न स्रोतों द्वारा, जैसे इसमें है व्यापक विस्तृत होने हेतु प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक और कुछ विशेष राज्य जैसे जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं, इसलिए भी ये विस्तृत है। फिर है विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया, तो आइए देखते हैं। अब संविधान के ढांचे के निर्माण के स्रोतों की दृष्टि से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिगृहित है। न्यायपालिका अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो फिर संविधान निर्माण में अनेक देशों के उपादान भी ग्रहण किए गए हैं, जिनमें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख। संयुक्त राष्ट्र से क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्यों के बीच राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। अब देखते हैं आयरलैंड से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा DPSP है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, वो भी लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन जो 12 लोगों का राष्ट्रपति करता है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आदि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से सम्मति सूची का प्रदान, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। अब जापान से देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और सोवियत संघ से क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। भारत का संविधान न तो लचीला है और नहीं कठोर है, बल्कि दोनों का समन्वित रूप से अनुच्छेद 368 के 2 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है। पहला विशेष महत्व द्वारा और दूसरा है विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भारतीय नागरिकता नियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्न तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म के द्वारा, वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूभाग के सम्मिलन द्वारा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने को से नहीं रोका जाएगा। नोट्स। वर्ष
1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था के एक क्रम पाया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का क्रम है। देख लीजिए आप, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक है। और फिर आइए देखते हैं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है जो विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। ये आप जानते होंगे। संसदीय लोकतंत्र का आशय यह है कि संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था में जनता द्वारा सीधे प्रतिनिधि द्वारा शासन संचालन होता है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। इसकी संख्या वर्तमान में 6 है। नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है। मूल कर्तव्य का संविधान में उल्लेख नहीं था। स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर 22वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क के रूप में इन्हें शामिल किया गया। त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। शासन संचालन में सुगमता पारदर्शिता हेतु 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। इस प्रकार केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। आपात उपबंध के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात जो आर्टिकल 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपात 360 में है जो अब तक लागू नहीं हुआ है कभी भी। आइए देखते हैं पंथ निरपेक्ष राज। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाया जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभावकारी हो। और एक संक्षिप्त में हम देखते हैं संविधान की विशेषताएं। तो आप देखें, जो आप पहले देखे हैं उसी को देख लीजिए। सबसे लंबा लिखित संविधान, नम्यता का मिश्रण, सार्वभौमिक मताधिकार, पंथ निरपेक्ष राज, आपात उपबंध, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजातियों हेतु विशिष्ट प्रावधान, साथ ही सबसे लंबा लिखित संविधान। ये है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। नेक्स्ट देखते हैं नोट में। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में अपनाया गया था। उद्देश्य: 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 से इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने हेतु चुना गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसमें कोई भी किसी तरह का अगर सुधार करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।